बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोमेंटोर। आज हम सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम जो है टॉपिक कवर करेंगे वैक्यूल, सेंट्रियोल एंड मैक्रोट्यूब्यूल, मिटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो है हम मिटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं और उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन कर रहा होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और उसके बाद राइबोसोम्स हैं। इट मींस ये प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। स्ट्रक्चर, साइज और नंबर की बात करें तो सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता होता है। फॉर एग्जांपल, जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा, जितनी ज्यादा उसको एक्टिविटी ज्यादा करनी है, उसमें नंबर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, जो मसल सेल हैं या जो लीवर सेल हैं ह्यूमंस के, उसमें जो है नंबर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया मोर होते हैं, नंबर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ईयर सेल। इसी तरह अगर हम जो फ्लाइंग इंसेक्ट हैं उनकी बात करते हैं तो नंबर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया 5 लाख तक हो सकते हैं, क्योंकि जो इंसेक्ट हैं उन्होंने फ्लाइट करनी है, उनको ज्यादा एटीपी की फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा एटीपी चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया भी क्या होंगे, वहां पे ज्यादा होंगे। डीएनए जो होता है मिटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर होता है एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल, और इसी तरह राइबोसोम जो है वो 70s है एज इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसलिए इसको मिटोकॉन्ड्रिया को जो है एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेली भी कहते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया को एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेली इसलिए कहते हैं क्योंकि एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस के मुताबिक ये जो मिटोकॉन्ड्रिया है, इसका जो हमें ओरिजिन मिलता है वो प्रोकैरियोटिक सेल ही मिलता है। उसके बाद अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसको जब ऑब्जर्व करेंगे अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वेजिकल रॉड फिलामेंटस शेप है इनकी। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब देखते हैं तो 2 मेम्ब्रेन है, आउटर जो है स्मूथ मेम्ब्रेन है, जबकि इनर जो है उसमें इनफोल्डिंग मौजूद है, जिसको क्रस्टिया कहते हैं। ये क्रस्टिया इसमें मौजूद है, एक फ्लूइड में मौजूद है, जिसको मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। तो बात बेटा याद रखनी है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें इनफोल्डिंग मौजूद है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, जिसको क्रस्टिया कहते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसमें इनफोल्डिंग क्यों मौजूद होती है? इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग क्यों रखती है? इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग इसलिए रखती है ताकि जो है इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाए। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इनफोल्डिंग मौजूद है, जिनको क्रस्टिया का क्या देते हैं, नेम देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने नोट करना है। ये जो क्रस्टिया है, ये क्रस्टिया जो है, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन देखें तो इसकी जो नेचर है वो क्या है, लिपोप्रोटीन है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी। उसके बाद F1 पार्टिकल है, स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर इन द इनर सरफेस ऑफ द क्रस्टिया, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो इनफोल्डिंग्स हैं जिनको क्रस्टिया का नाम दिया गया है, वहां पे F1 पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद है मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो है उसमें क्या चीज मौजूद होगी, इंजाइम मौजूद होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट जो है मौजूद होंगे। ये सॉल्ट लिखा हुआ है SALTS, इसके स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, ये सही कर लेंगे। नेक्स्ट जो है मिटोकॉन्ड्रिया की हम जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, उसकी तरफ मूव करते हैं जी। मिटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस डायग्राम पे गौर करेंगे। ये जो मिटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन जो है, ये आउटर मेम्ब्रेन है जो आपको बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही है, जबकि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे ये इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन में मैंने अभी आपको बता चुका हूं कि इन फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग को क्रस्टिया का नाम देते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इसमें ये इन फोल्डिंग्स हैं जिनको क्रस्टिया का नाम दिया गया है। ये आप देख रहे होंगे स्पॉटलाइट जो है जहां से मूव कर रही है, ये देखें स्पॉटलाइट जो है मैं मूव करा रहा हूं, ये एक्चुअली इनर मेम्ब्रेन है और इन फोल्डिंग इस पे मौजूद है,
जिनको क्रस्टिया का नाम देते हैं। उसके बाद आप नोट कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे इस इनर मेम्ब्रेन पे ये स्मॉल सी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, जो कि आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे कोई पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। हालांकि ये आपको डायग्राम में ऐसे लग रहा है कोई पोर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्चुअली यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। उस नोब लाइक स्ट्रक्चर को F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इसको अगर आप इनलार्ज करके देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो ये आपको बिल्कुल ऐसे नजर आएगी। इसका ये हेड रीजन है, ये इसकी टेल रीजन है, F1 पार्टिकल्स, इसको एक्चुअली F1 पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है। तो आपने जो है बात नोट करनी है कि ये मेटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन है और ये मेटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी मेम्ब्रेन है जिस पे क्रस्टिया स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपका जवाब होना चाहिए इनर मेम्ब्रेन पे क्रस्टिया मौजूद है। उसके बाद आप इधर देख रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है, दोबारा सुनेंगे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसको इनर मेम्ब्रेन जो है ये कंपार्टमेंट कहते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड है, ये इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है। और इसी तरीके से अगर इस इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट का बिल्कुल अपोजिट वर्ड देखें, तो ये जो मैं आपको बता चुका हूं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, जिसको मैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहा हूं, इसको आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसी तरह ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसकी जो इनर स्पेस है, इसको इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। और इस इनर कंपार्टमेंट में एक्चुअली क्या मौजूद है? मेटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद है, जिसमें डिफरेंट एंजाइम, सॉल्ट्स, राइबोसोम्स मौजूद हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये स्ट्रक्चर इस डायग्राम में आपने 3 से 4 चीजें क्लियर कर लेनी है। एक, आप इस डायग्राम में क्लियर कर लें आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी मैं आपको इसके फंक्शन बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जो इन मेम्ब्रेन से रिलेटेड होंगी। तो आपने गौर करना है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर का, इसकी डायग्राम का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है बेटे, ये उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है। इस इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग मौजूद है, जिनको क्रस्टिया का नाम दिया गया है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट है, जिसको में मेटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है मौजूद है। उसके बाद क्रस्टिया कहाँ पे मौजूद है? इनर मेम्ब्रेन पे क्रस्टिया मौजूद है। क्रस्टिया की केमिकल कंपोजिशन क्या है? लिपोप्रोटीन है। उसके बाद इस इनर मेम्ब्रेन पे, जिसको क्रस्टिया कह रहे हैं, इसके ऊपर नोब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिसको F1 पार्टिकल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, हम फंक्शन ऑफ जो है मेटोकॉन्ड्रिया की तरफ आ जाते हैं। सप्लाई एनर्जी, मतलब सेल को जितनी भी एटीपी चाहिए होती है वो मेटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड कर रहा होता है, क्योंकि मेटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है। उसके बाद हेल्प इन दी मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? मेटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट द एनर्जी फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड एंड कन्वर्ट इनटू एटीपी, कि क्या करता है? जो ऑर्गेनिक फूड है उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको एटीपी में कन्वर्ट करता है। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बातें मेटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूछी जा सकती हैं क्रॉस क्वेश्चन में, कि ये जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है ये मेटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे होता है। तो आपने बात याद रखनी है, ये जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस है मेटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, इनर मेम्ब्रेन कंपार्टमेंट में, इनर मेम्ब्रेन। तो इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर हम जस्ट मैं जर्नल सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर लूं, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 स्टेप हैं, अगर अपनी बुक पे देखें, उसमें ग्लाइकोलाइसिस है, पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन है, क्रेब साइकिल है, उसके बाद रेस्पिरेटरी चेन है। तो आप बात याद रख लें, ग्लाइकोलाइसिस का तो मेटोकॉन्ड्रिया से ताल्लुक नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में हो रही है।
उसके बाद अगर आप बात करें पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन की या क्रेब साइकिल की, तो ये मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। जबकि नेक्स्ट आप बात करें रेस्पिरेटरी चेन की, तो जो रेस्पिरेटरी चेन है जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, तो वो कहाँ पे होती है? इनर मेम्ब्रेन पे होती है, या आप कह सकते हैं क्रस्टिया पे होती है। ओके, ये पॉइंट आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन जो है वो कहां पे हो रही है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी इनर मेम्ब्रेन पे मींस, या आप कह सकते हैं क्रस्टिया पे हो रही है। तो आपने बात याद रख लेनी है, क्रेब साइकिल और उसके बाद पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन जो है, ये दो प्रोसेस जो है मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या जिसको रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, या उसके बाद जो है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, वो कहां पे हो रही है? मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन मींस क्रस्टिया पे हो रही है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रोसेस है वो कहां पे होता है मिटोकॉन्ड्रिया में? तो तब भी आपका जवाब ये होना चाहिए, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है या सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, वो कहां पे हो रहा है? तब भी आपका आंसर होना चाहिए क्रस्टिया पे हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है मिटोकॉन्ड्रिया की। अब बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे गौर करें तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी होती है उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसको रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो जब मैं आपको बता चुका हूं कि रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है, मींस क्रस्टिया पे हो रही है, तो तब अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का प्रोसेस भी पूछता हूं तो तब भी आपका जवाब यही होना चाहिए कि मिटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे हो रही है, मींस क्रस्टिया पे हो रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कुछ इंटरेस्टिंग जो है इंफॉर्मेशन है मिटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। मिटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो अपना डीएनए रखती हैं। द ऑर्गेनेली विच हैव देयर ओन डीएनए एंड रेबोसोम, ऐसी ऑर्गेनेली जो अपना डीएनए रखते हैं या रेबोसोम रखते हैं उनको सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली कहा जाता है। जो आपके कोर्स कंटेंट्स का सिलेबस का हिस्सा है या टेक्स्ट बुक का, तो मिटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली होती हैं सेल। उसके बाद मिटोकॉन्ड्रिया इज द एंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेली, अभी आपको बता चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो है ग्लूकोज कैन नॉट इंटर इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया अंटिल इट इज कन्वर्टेड इनटू पेरुवेट। तो आप जानते हैं जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, तो उसके नतीजे में पेरुवेट बन रहा होता है। तो ये पेरुवेट जो है पेरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है और उसके बाद मिटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा होता है, ये चीजें जो है मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मतलब क्रेब जो रिएक्शन है, जो क्रेब साइकिल है, उसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट जो है F1 पार्टिकल इज आल्सो नोन एज ऑक्सीसोम, और एलिमेंट्री पार्टिकल जो F1 पार्टिकल है उसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन द रेड ब्लड सेल। मिटोकॉन्ड्रिया जो है रेड ब्लड सेल जो है उसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है हम जो है प्लास्टिड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड जैसा कि आप बेटा जानते हैं, प्लास्टिड वो स्ट्रक्चर है जो जस्ट प्लांट सेल में मौजूद है। प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ मूव करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है जो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उसमें मौजूद है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, और इसमें जो है हीम ग्रुप पाया जाता है जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। लेकिन आप पॉइंट जो है हाईलाइट करेंगे कि ये जो हीम ग्रुप है क्लोरोफिल का, इसका जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम आयन है, जबकि जो हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप है उसका जो सेंट्रल एटम है वो Fe++ होता है, आयरन एटम्स होता है। जबकि अगर आप डायमीटर की बात करें क्लोरोप्लास्ट की 4 से 6 माइक्रोमीटर है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जो है ग्रेना अपीयर इन दी मैट्रिक्स। ग्रेना स्ट्रक्चर जो है मिटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? मैट्रिक्स में अपीयर होती है। उसके बाद जो है अगर इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो इसके 3 पार्ट हैं, इन्वेल्प है, स्ट्रोमा है, थैलाकाइड है। स्ट्रोमा में अगर आप देखें तो रेबोसोम मौजूद है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद है,
साइट वेयर द CO2 इज फिक्स्ड। एक बात याद रखनी है, जैसे मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स था, इधर क्लोरोप्लास्ट में क्या है, उसका जो सब्स्टिट्यूट आप किसी हद तक कह सकते हैं, उसके जो बिल्कुल ही रेलिवेंट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है, जहां पे स्मॉल सर्कुलर DNA और रेबोसोम मौजूद होती हैं। उसके बाद जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं और अपने आप को अरेंज करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो फ्लैटेंड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक दूसरे के ऊपर अपने आप को अरेंज करेगी और उससे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, उससे स्ट्रक्चर जो है ग्रेनम स्ट्रक्चर जो है बनेगी और इंटरग्रेना स्ट्रक्चर जो है बनेगी। उसके बाद क्लोरोफिल आर अरेंज अलोंग ईच अदर ऑफ थैलाकोइड appear green. Grana a pale of thylakoid stacks on each other. Intergrana connect the grana with each other. Membrane of grana where the sunlight is trapped, ATPase form. तो बात बेटा याद रखनी है, यहाँ पे नोट करें, उसने स्ट्रोमा में लिखा है वेयर CO2 इज फिक्स्ड। तो अगर आप गौर करें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे फिक्स होती है, अगर आपको चैप्टर नंबर 11 याद हो फर्स्ट ईयर का, तो आपने जो है ये टॉपिक जो है, जो डार्क रिएक्शन आपने पढ़ा था, डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्स होती है। इससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आपने स्ट्रोमा जो है ऑप्शन जो है वो क्या करनी है, टेक करनी है। इसी तरह बेटा यहाँ पे वर्ड लिखा है मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम पे वेयर द सनलाइट इज ट्रैप्ड, ATPase फॉर्म। ग्रेनम पे क्या है, सनलाइट जो है वो ट्रैप की जा रही है या ATP वगैरह की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी आपका आंसर होना चाहिए आपसे, ATP की फॉर्मेशन कब होती है या सनलाइट जो है कब जो है वो जो है ट्रैप की जाती है। हमेशा जो लाइट रिएक्शन हो रहा होता है उसमें सनलाइट जो है ट्रैप की जा रही होती है। तो मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम पे इट मींस कौन सा रिएक्शन हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनम पे जो है लाइट रिएक्शन होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद है और लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो इट मींस फोटोसिंथेसिस करना जो है इसका काम है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, जो ग्रीन कलर है उसके अलावा जो कलर है प्लांट का वो क्या है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। फॉर एग्जांपल कहाँ पे ये मौजूद होता है, पेटल में, फ्लावर में, रैपिड फ्रूट में। इस तरह लिकोप्लास्ट है, लिकोप्लास्ट है कलरलेस है, ट्राइएंगुलर है, टिब्यूलर है। उसके बाद प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, वे स्टोर द फूड। उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चर समझने के लिए क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखते हैं। बेटा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ थैलाकोइड स्टैक ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन को ग्रेनम कहते हैं। ये आप डायग्राम देखें, ये एक स्टैक है थैलाकोइड का, इसके ऊपर फिर स्टैक पड़ा हुआ, फिर इसके ऊपर फिर एक जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, फिर इस तरीके से ये जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन का ये एक स्टैक बनेगा, इसको ग्रेनम का नाम देंगे। और ये आपस में देखें, ये भी ग्रेनम पड़े हुए हैं, ये भी ग्रेनम पड़ा हुआ है, ये भी ग्रेनम है, इस एक को ग्रेनम कहते हैं। ये जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो इसकी प्लूरल फॉर्म ग्रेना हम यूज करते हैं, तो ग्रेनम सिंगुलर को कहते हैं। ये देखिए एक ग्रेनम में तकरीबन जो है अप्रोक्सीमेटली 50 या 50 से ज्यादा जो है थैलाकोइड मेम्ब्रेन पड़ी होती है। तो ये एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है, ये भी एक ग्रेनम है, ये भी। और इनको आप अगर देखेंगे तो ये आपस में किसके जरिए कनेक्टेड है, इंटरग्रेनम के जरिए क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद ये दिखाया गया है, ये जो चीज है स्ट्रोमा है, जिसको अलग करके यहाँ पे भी बताया गया है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है इसकी, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट भी। नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं। ब्रेन ऑफ सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल में विजिबल स्ट्रक्चर होगी, प्लांट्स में पेरिफेरल पोजीशन होगी, क्योंकि प्लांट में सेंटर में न्यूक्लियस सेंटर में जो है वैक्यूल मौजूद होता है, इसलिए न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी पेरिफेरल होगी। एनिमल सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन होगी, इरेगुलर हो सकता है, स्फेरिकल इन शेप हो सकता है, मोनोन्यूक्लिएट है, सिंगल न्यूक्लियस रखता है, जैसा कि कुछ बोन सेल्स हैं उनमें, ह्यूमन बोन सेल्स हैं उनमें सिंगल न्यूक्लियस है, जबकि बाई न्यूक्लिएट हैं 2 न्यूक्लियस रखते हैं, जैसा कि फंजाई में आप देखते हैं डाइक्रियोटिक जो है 2 न्यूक्लियस रखती है, लेकिन जब आगे फ्यूज होगी जाइगोट बनेगा डेफिनेटली फिर सिंगल ही होगा। मल्टी न्यूक्लिएट है, सेल कंटेनिंग मोर देन
तो वो न्यूक्लियस जैसा कि स्केलेटल मसल है तो क्या है, मल्टी न्यूक्लियर है। उसके बाद न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियाई इसमें मौजूद है या न्यूक्लियोप्लाज्म है या क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर इन्वेल्प है। उसके बाद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है या उसके बाद इसमें न्यूक्लियर पोर्स मौजूद हैं। पोर जो है क्या करती हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन उनमें मौजूद होती है, उन पोर्स में मतलब कैरियर का काम कर रही होती है। गेट act as a gate for the exchange of material with the cytoplasm। number vary depending on the differentiation of cell। मतलब जो न्यूक्लियर पोर है उनके नंबर वेरी कर सकते हैं, जैसा कि कुछ एग्जांपल दी गई हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल जैसा कि एग सेल है उसमें न्यूक्लियर पोर की तरह 30,000 है पर पोर पर न्यूक्लियस है, जबकि डिफरेंशिएटेड सेल जैसा कि एरिथ्रोसाइट्स हैं उनमें 3 to 4 पोर पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोप्लाज्म है, ट्रांसपेरेंट है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है। उसके बाद इसमें आरएनए, डीएनए, मैग्नीशियम है, ये चीजें मौजूद हैं या फ्री न्यूक्लियोटाइड वगैरह मौजूद है। उसके बाद जो है हम जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोलस देख लेते हैं। न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन डार्क स्टेन बॉडी है जो न्यूक्लियस में मौजूद है। वन भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटरफेज में अपेयर होंगे, सेल डिवीजन में डिसअपेयर हो जाएंगे। रेबोसोमल इसमें आरएनए सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है। इसके 2 रीजन है, पेरिफेरल ग्रेनुलर रीजन है, सेंट्रल फैब्रिकल रीजन है जिसमें रेबोसोमल आरएनए या आरडीएनए पड़ा हुआ है। आरडीएनए रेबोसोमल डीएनए, जिस डीएनए से रेबोसोम बनेगा उसको रेबोसोमल डीएनए कहेंगे, आरडीएनए लिखा हुआ है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर देखें, इसमें ये न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, ये न्यूक्लियर पोर आपको नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियर इन्वेल्प है, ये क्रोमाटिन नेटवर्क है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह शो किया गया है। क्रोमाटिन क्रोमोसोम है। क्रोमाटिन क्रोमोसोम में आप देख रहे हैं कि क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन मटेरियल जब अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बन जाती है। केमिकल कंपोजिशन क्या है क्रोमोसोम की, डीएनए और प्रोटीन है। उसके बाद इसमें क्या है, सेंट्रोमियर है। ये देखेंगे आप, ये एक क्रोमाटिड है और उसके बाद दूसरा इसका ये क्रोमाटिड है। कभी भी ये नहीं कह देना कि 4 क्रोमाटिड है, गलती से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही समझ आते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, ये एक क्रोमाटिड है, दूसरा ये क्रोमाटिड है, एक दूसरे के बिल्कुल रेप्लिका हैं ये। और ये कहाँ पे जुड़े हुए हैं, सेंट्रोमियर पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। ये जो सेंट्रोमियर है इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रीजन। इसके आउटसाइड आप देख रहे हैं ये किनेटोकोर प्रोटीन है जो स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट में क्या करेगी, हेल्प करेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्रोमोसोम और क्रोमाटिन का डिफरेंस देख लें। क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम में जो है टाइटली पैक्ड डीएनए होता है, जबकि इसमें अनवाउंड डीएनए होता है। ये फाउंड ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, थ्रू आउट इंटरफेस नजर आते हैं। डीएनए इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस। इसमें डीएनए जो है यूज होता है मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस के लिए। तो ये जो है आपको क्रोमोसोम और क्रोमाटिन का डिफरेंस था। इसके बाद क्रोमोसोम के नंबर डिफरेंट स्पीशीज में आप देख लेंगे। डिप्लॉयड नंबर और हप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं, ये आपको सब याद करने पड़ेंगे। ये आपके कोर्स जो कंटेंट्स हैं, जो आपका सिलेबस है यूएचएस का या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका ये हिस्सा है। इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें और हप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें। इसको आपको बेटा जो है वो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो आपने सबसे पहले जो है इनकी जो सिमेट्री है, इनकी जो सीक्वेंस है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है या अप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इनको आप क्या करें, याद करें। इसमें डिफरेंट स्पीशीज में नंबर ऑफ डिप्लॉयड और नंबर ऑफ अप्लाइड जो है क्रोमोसोम नंबर दिए गए। इसी तरह नेक्स्ट भी ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को जो है एक्सप्रेस किया गया है। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बाद ये डायग्राम जो है न्यूक्लियर पोर, रेबोस एक सेल की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पोर है, रेबोसोम पड़े हुए हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम पड़ा हुआ है। ये मैं आपको पहले जो है डिस्कस कर चुका हूँ, पहले जो लेक्चर थे। नेक्स्ट जो है हम सेंट्रियोल की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में मैक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई लाइक प्रोटिस्ट लोअर प्लांट्स में मौजूद है, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, लोअर प्लांट्स ब्रायोफाइट्स हैं जबकि हायर प्लांट्स क्या हैं, ट्रैक्योफाइट्स।
और उसके बाद एक जो सेंट्रियोल होता है उसमें 9 ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं। बात गौर से सुनिए, एक सेंट्रियोल की बात की गई है, एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं, जबकि एक जो सेल होता है, जो नॉन डिवाइडिंग सेल होता है, उसमें 2 सेंट्रियोल पड़े होते हैं जिसको आप सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। 2 सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम, और उनकी पोजीशन क्या होती है, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखें, ईच ट्रिपलेट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब्यूल इन दिस सेंट्रियोल इज 27। अगर 9 ट्रिपलेट हैं तो एक ट्रिपलेट में 3 ट्यूब्यूल्स हैं, तो 9 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितने हो जाएंगे? अगर ट्यूब्यूल की तादाद एक सेंट्रियोल में देखें तो 27 हो गई। एक सेंट्रियोल में 27 ट्यूब्यूल हैं। तो अगर मैं आपसे सेंट्रोसोम की बात करूं कि जो सेंट्रोसोम है उसमें नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स कितने होंगे, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 54, क्योंकि एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल हैं बेटा, और एक सेंट्रियोल में 27 है, तो आप 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आपको मिलेगा? 54। उसके बाद जो है कंपोजिशन देखें, ट्यूब्यूलन प्रोटीन से जो है मिलकर बने हुए हैं। स्ट्रक्चर देख लें, आपको कह रहा था ट्रिपलेट मैक्रोट्यूब्यूल है, ये देख रहे हैं, ये एक ट्रिपलेट मौजूद है। इस तरह के कितने ट्रिपलेट मौजूद है? ये 9 ट्रिपलेट मौजूद है, और ये एक सेंट्रियोल में मौजूद है। ठीक है, ये आपसे जो है रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट जो है मूव करते हैं, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल बिफोर डिवीजन सेंट्रियोल रेप्लिकेट एंड माइग्रेट टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। साइटोकिनेसिस में फ्लोइंग प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। गिव राइज टू सीलिया की फॉर्मेशन हो रही है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे गौर कीजिएगा जो अभी मैं आपको बात बता रहा था। देखें, ये बात एक जर्नल बताई गई है। सेंट्रियोल 1 है, मैक्रोट्यूब्यूल उसमें कितने हैं? 9 है, ट्यूब्यूल कितने हैं? 27। अब सेल अगर डिवाइड नहीं कर रहा, नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो उसमें सेंट्रियोल कितने होंगे? 2 होंगे। सेंट्रोसोम कितने होंगे? 2 सेंट्रियोल को एक सेंट्रोसोम कह रहे, तो इसका मतलब है एक सेंट्रोसोम हुआ। तो उसमें मैक्रोट्यूब्यूल कितने हुए? तो मैक्रोट्यूब्यूल डेफिनेटली 9 अगर मैक्रोट्यूब्यूल है एक में है, तो जब नॉन डिवाइडिंग है तो 2 है, तो कितने हो गए? 18। और इसी तरह उसमें ट्यूब्यूल्स की तादाद कितनी होगी? 54 हो जाएगी। इस तरह डिवाइडिंग सेल की बात करें, जब एक सेल डिवाइड करने लगेगा तो एक सेंट्रोसोम अपोजिट पोल, दूसरा सेंट्रोसोम दूसरे पोल की तरह मूव करेगा, तो एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका मतलब है 4 सेंट्रियोल अब मौजूद है डिवाइडिंग सेल में। तो इसका मतलब है 4 सेंट्रियोल है। सेंट्रोसोम कितने हैं? 2 हैं। मैक्रोट्यूब्यूल कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। ट्यूब्यूल कितने होंगे? 108 हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टेबल है सेंट्रियोल में, और बहुत दफा एमडी कैट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनमें ये एमसीक्यू रिपीट होते हैं। इनको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन जो है फैब्रिक इन दी साइटोप्लाज्म फॉर्म ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल, मैक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। इसका डिफरेंस दिया गया मैक्रोफिलामेंट्स, मैक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका डायमीटर आप नोट करेंगे। उसके बाद इसमें एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन प्रोटीन मौजूद है, जबकि इसमें ट्यूब्यूलन है। इसमें जो है विमेंटिन प्रोटीन मौजूद है। ये किस में हेल्प करते हैं? इंटरनल सेल मोशन में, साइक्लोसिस में, साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिक में, मेबॉइड मूवमेंट में। जबकि ये क्या है? सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व में हेल्प करती हैं। ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करें तो सेल की शेप मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो है ये फिर जो है कुछ डायग्राम जो है दी गई हैं, इससे साइटोस्केलेटन से रेलिवेंट। सेल मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चर, मैक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूलन, मैक्रोफिलामेंट्स, ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो नेक्स्ट जो है वैक्यूल की तरफ मूव करते हैं। एनिमल, प्लांट सेल दोनों में मौजूद होता है, और आप जानते हो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल मौजूद है, जबकि प्लांट सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। कोलियल सेंस ऑफ स्मॉल वैक्यूल, छोटे छोटे वैक्यूल के मिलने से एक जो वैक्यूल है बड़ा बनता है। उसके बाद एक्सपेंड द प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म, provide site for storage of water and metabolic intermediate, target pressure in the plant cell। तो ये इसका जो है फंक्शन है। उसके बाद वैक्यूल दिया गया है, और दूसरी तरफ जो है एनिमल वैक्यूल जो है एक्सप्रेस किया गया है। ये प्लांट का वैक्यूल है, आप देख रहे हैं सेंटर में मौजूद है, जबकि ये एनिमल सेल है, इसमें वैक्यूल जो है स्मॉल वैक्यूल मौजूद है। नेक्स्ट हम जो है पास पेपर की तरफ आते हैं। पास पेपर में देखते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पे है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज दी साइट
Which one of the following is the site of oxidative phosphorylation in the mitochondria? Mitochondria में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के लिए जो है कौन सी साइड है? क्रेस्टिया है, या आउटर है, मेम्ब्रेन है, या उसके बाद मैट्रिक्स है, या उसके बाद रेबोसोम्स है। तो मैं आपको अभी बता के आया हूँ, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है वो कहाँ पे हो रही है? क्रेस्टिया पे हो रही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड फ्रॉम दी। एनिमल सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो कहाँ पे बन रहे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, रेबोसोम प्रोटीन बना रहे हैं तो सेंट्रियोल बना रहे होते हैं, लेसोसोम जो है सुइसाइडल बैग्स हैं या इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर रहे हैं। उसके बाद हाउ मेनी ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल? सेंट्रियोल में कितने मैक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट मौजूद है? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 9 ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल मौजूद है। नेक्स्ट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन द नंबर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन द टॉप पेयर ऑफ सेंट्रियोल दैट माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स आर। तो ये कितने होंगे? वो कहता है कि एक सेल जो है डिवाइड कर रहा है नंबर ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट इन दी टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल। टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं तो उसमें जो है आपने ट्यूब्यूल्स की तादाद बतानी है, तो कितनी होगी? टू अगर सेंट्रियोल है तो उसमें क्या हो जाएगी? एक सेंट्रियोल जो है पेयर है तो इसमें क्या हो जाएगी? मैक्रोट्यूब्यूल की तादाद 36 हो जाएगी। टू पेयर्स का मतलब है 4 सेंट्रियोल हैं तो आप 9, एक सेंट्रियोल में 9 मैक्रोट्यूब्यूल होते हैं तो आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आपका आएगा? 36 है। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है हमारा प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया अबेंडेंटली प्रेजेंट इन दी। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? देखिए एपिथेलियल सेल हैं, बोन सेल हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है। तो सबसे ज्यादा आप देखते हैं किसमें मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? सबसे ज्यादा जो फिजियोलॉजिकल एक्टिव जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे स्केलेटल मसल है जो फिजियोलॉजिकल मोस्ट फिजियोलॉजिकल एक्टिव है। तो ये स्केलेटल मसल जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये हमारा लेक्चर जो है ओवर हुआ है। इंशाल्लाह हम जो है कल जो है जो नेक्स्ट हम लेक्चर जो है डिलीवर जो है मैं लेक्चर डिलीवर करूंगा उसमें हम जो है जो डिस्कशन होगी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो जितना हमने जो लेक्चर कवर किए हैं सेल बायोलॉजी के 3 लेक्चर जो है 3 लेक्चर में सेल बायोलॉजी की जो यूनिट है उसको कवर किया गया है। तो जो हमारा 4th लेक्चर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होंगे और उनको हम जो है वो क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बड़े आपके लिए हेल्पफुल होंगे और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो जरूर जो है हम उनको जो है नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।